आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं और हाईवे को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मीटिंग में पहलगाम हमले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसे बनाया जाए, जबकि इस वक्त में निशाना तय होना चाहिए। सरकार का निशाना आतंकवादी होने चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए। हमने शुरुआत से ही इस संबंध में सरकार का समर्थन किया है और संसद के लिए विशेष सत्र की मांग भी की। फिर भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन हमने अपनी बात रखी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने CWC बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया। हमने कहा है कि देश के सामने ये संवेदनशील समय है। पहलगाम में जो हुआ वो क्रूर हमला है जिसका सूत्रधार पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। इस मामले में हमने सरकार को अपना समर्थन दिया और कहा कि आपके किसी भी एक्शन में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसे ध्रुवीकरण का मुद्दा मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आज विपक्ष में रहते हुए भी हम संवेदनशील समय में राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े हैं। हमने कभी राजनीति नहीं की। आज देश को एकजुटता की जरूरत है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि पहलगाम हमले के मामले में भारत की सरकार और सेना जो भी कदम उठाएगी, सभी राजनीतिक दल उनके साथ हैं। न्यूज एजेंसी PTI को केसी त्यागी ने कहा कि कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है, जिसका नतीजा है कि जो अपमान और नृशंस हत्याकांड पहलगाम में हुआ है, पाकिस्तान को उसका जवाब देने की तैयारी है। सेना को तय करना है कि कब, कैसे और कहां उसको प्रहार करना है। इस हिसाब से सेना को छूट है। केसी त्यागी ने कहा कि पिछले हफ्ते जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें सर्वसम्मति से सभी दलों ने सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करने का फैसला हो चुका है। 30 अप्रैल पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के 4 सीमावर्ती जिलों में कई सेक्टरों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय बलों ने भी प्रभावी ढंग से जवाब दिया। PTI के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर और राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टरों से छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबर मिली। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मध्य बड़े तनाव के बीच नियंत्रण रेखा पर ये लगातार छठी बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास को जमानत मिल गई है। उन पर राजद्रोह का आरोप है। BBC बांग्ला के मुताबिक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने जेल में बंद कृष्णदास को जमानत दे दी है। 26 नवंबर 2024 को चिन्मय कृष्णदास को चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज राजद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। इस मामले में चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव कोतवाली पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दास को जेल भेजे जाने के विरोध में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई थी। भारत ने चिन्मय की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले को बेहद परेशान करने वाला और दुखद बताया और कहा कि भारत को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। खान ने अपने X अकाउंट पर कहा कि पहलगाम घटना में लोगों की जान जाना बेहद परेशान करने वाला और दुखद है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जब फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन की घटना हुई थी तो हमने भारत को हर संभव सहयोग देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। जैसा कि मैंने 2019 में भविष्यवाणी की थी कि पहलगाम की घटना के बाद फिर से वही हो रहा है।
आत्मनिरीक्षण और जांच के बजाय मोदी सरकार फिर से पाकिस्तान पर दोष मढ़ रही है। इमरान खान ने कहा कि 1.5 अरब लोगों के देश होने के नाते भारत को पहले से ही परमाणु फ्लैश पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करने की बजाय जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। रूस से चल रही जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने उत्तर कोरिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे हो सकता है, मगर दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि रूस के लिए यूक्रेन से जंग लड़ने वाले कम से कम 4700 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। बुधवार को दक्षिण ने बताया कि अनुमान है कि रूस के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ते हुए उत्तर कोरिया के 4700 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के इस आकलन से 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने पहली बार पुष्टि की थी कि उसने रूस को कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा करने में मदद करने के लिए अपने लड़ाकू सैनिकों को भेजा था, जिस पर पिछले साल अचानक यूक्रेन के घुसपैठ के कारण रूस का नियंत्रण खत्म हो गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि हम कश्मीर की स्थिति के बारे में भारत और पाकिस्तान दोनों से संपर्क में हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे स्थिति को और न बिगाड़ें। उम्मीद है कि सचिव आज या कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। वो अन्य वैश्विक नेताओं को भी बातचीत करने और तनाव कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से पिछली बातचीत में उनके द्वारा किए गए प्रभाव की अपेक्षा करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत करते रहें। ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि उनका देश अमेरिका से सम्मान का हकदार है और अगर कनाडा अमेरिका के बीच कोई व्यापार या सुरक्षा समझौता होगा तो वो सिर्फ उनकी शर्तों पर ही होगा। कनाडा के आम चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कार्नी ने ये भी कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का अगला राज्य नहीं बन पाएगा। आपको बता दें कि जनवरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर कार्नी ने कनाडा के अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तब से वो और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर आमने सामने हैं। कार्नी का कहना है कि जब तक कनाडा की आज़ादी और संप्रभुता को लेकर गंभीर बातचीत नहीं हो जाती तब तक वे अमेरिका नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते बना पाते हैं और अमेरिका के साथ भी कोई सौदा हो जाता है तो इससे कनाडा को बड़ा फायदा हो सकता है। कार्नी ने आगे कहा कि हम उन देशों के साथ और बेहतर साझेदारी कर सकते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। आप रक्षा साझेदारियों के बारे में सोचिए, इन पर बातचीत अभी बस शुरू हुई है और इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता पर बयान जारी किया है। ये मुलाकात भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों के बीच 23 से 25 अप्रैल को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। बयान में कहा गया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें टैरिफ और व्यापार से जुड़ी अन्य बातें शामिल थी। दोनों पक्षों ने इस बात पर चर्चा की कि किस साल 2025 तक आपसी फायदे वाले व्यापार समझौते के पहले हिस्से को कैसे पूरा किया जाए। इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न सेक्टर से संबंधित व्यापार वार्ता मई में होने पर भी सहमति बनी। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम भारत से समझौता के बेहद करीब हैं। ये थोड़ा मज़ेदार है, लेकिन भारत के साथ डील करना बाकी देशों से डील करने की अपेक्षा आसान है। उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं और ऐसे में इस तरह के डायरेक्ट टैरिफ का विरोध करके समझौता करना आसान है, बजाय ऐसे दबे छिपे टैरिफ के जो हम पर सालों साल से लगाए जा रहे हैं, जिनका पता लगाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत से हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.